मूल निवासी समाज के लिविंग लेजेंड मिस्टर वी अनायमुत्तु, उनका मैं स्वागत करता हूं। यूएसए से आए हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर अमरीक सिंह, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा जो हमारे गेस्ट आए हैं देश के विभिन्न राज्यों से, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और बाकी जो साथियों देश के कोने कोने से हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। थोड़ी सी देरी हो गई है कार्यक्रम शुरू करने में, लेकिन ये आप लोगों का ही घर है, आपको मैनेज करना है। पहला दिन है, थोड़ा सा लेट हो ही जाता है हर साल की तरह। साथियों, ये अधिवेशन हमने नागपुर में क्यों रखा? हमारा जो डिसाइडेड प्रोग्राम था वो आंध्र प्रदेश का था। हमने 2 साल पहले डिसाइड किया हम आंध्र प्रदेश में अधिवेशन करेंगे, लेकिन जब 6 महीने पहले हम लोग बैठे इसके लिए, तो हमारे जो साथी है मिस्टर गंगाधर, सीएसी मेंबर भी है, उन्होंने बताया कि भाई जो तेलंगाना वाला जो इश्यू है आंध्र में, तो उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, लोगों को आने जाने की तकलीफ हो सकती है। तब हमने सोचा दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा जो ऑप्शन था ओकेजन के हिसाब से कि बाबा साहब लोग को 100 ईयर्स हो रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जब गए थे पहली बार 2013 में 100 साल पूरे हो रहे थे। तो हमने सोच बनाई कि बाबा साहब को जो महाराजा गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के, उन्होंने भेजा था स्कॉलरशिप देके। तो हमने सोच बनाई कि वो क्यों न हम बड़ौदा में अधिवेशन लगा दें, अगर आंध्र में नहीं हो रहा है तो गायकवाड़ महाराजा का जो पुराना जो उनका है कर्जा बाबा साहब के ऊपर, तो हम लोग बड़ौदा में अधिवेशन लगाने के लिए सोचा, हमने कोर्स शुरू किया वहां। लेकिन जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है अधिवेशन की, उस तरह का ग्राउंड अवेलेबल नहीं था। और एक ग्राउंड जो मिला वो महाराजा गायकवाड़ के जो फैमिली हुई उसको देखती अभी था, तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, उसमें मुख्यमंत्री आने वाले थे। दूसरा एक मामला था कि उसकी जो प्राइस थी, जो रेंट वगैरह, वो पर डे 5 लाख कर दिया उन्होंने। तो हमने जब सोचा कि ये तो यहाँ भी इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने एक पॉलिसी डिसीजन ले रखा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, अगर देश में कार्यक्रम करना कहीं भी अगर नहीं हुआ तो फिर अपना घर तो है, यही करेंगे हम लोग। और साथ साथ जो अभी जिस इंस्टीट्यूट का काम भी चल रहा था बिल्डिंग का, उसमें काफी काम बाकी था। हमने सोचा अगर बाबा साहब को अगर हमको 100 ईयर्स का अगर वो देना है, तो ये तो बाबा साहब का सपना था। जैसा कि हमने पत्रिका में पैम्पलेट में भी निकाला था कि बाबा साहब ने उस समय में कोशिश की थी, उन्होंने एक अपील निकाला 51-49 एक अपील निकाला था कि भाई जो पैसे वाले लोग थे और जो प्रिंस थे उस जमाने में, राजा जो थे, लेकिन वो किसी ने मदद किया नहीं। तो ये जिम्मेदारी हम सब के लोगों ने ली। आज हमारे समाज में बहुत सारे प्रिंस है। बाबा साहब के 40 साल की मेहनत के बाद बहुत सारे प्रिंस पैदा हो गए हैं, लेकिन इसमें भी वो प्रिंस लोगों का कोई रोल नहीं है, इक्का दुक्का हो सकता है। तो ये हमने नागपुर में इसलिए डिसाइड किया अधिवेशन लेना कि हमारी जगह है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत तकलीफ आप लोगों को आने में पानी में हुई होगी, कई लोग रात को सो नहीं पाए हैं, लेट रात भर आते रहे, तो जो कोई तकलीफ हुई मैंने वो आपकी है, क्योंकि आपका संगठन है, मेरा नहीं है। इसको आपको बर्दाश्त करना है, उसका एनालिसिस करना चाहिए। मैंने काम को 40 साल में हमने क्या किया, बाबा साहब ने तो 40 साल संघर्ष किया, तो कितना बड़ा समाज में कितने लोग पैदा हो गए, तो हमको भी 40 साल हो गए, हमने क्या किया। तो उसका जब एनालिसिस करते हैं, जैसे कि 30वां अधिवेशन से आपको पता चलेगा कि 40 में से 10 कम है, तो 10 साल तो बिगाड़ी दी हमने, कहीं बिगाड़ी वो आप जानते होंगे।
और ये नागपुर का 5वां अधिवेशन है, में 5वां है, क्योंकि यहीं से शुरू, पहला जो अधिवेशन था यहीं से शुरू हुआ था। इसलिए हमने बाद में डिसाइड किया कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता हम लोग यही कार्यक्रम करेंगे। अब 40 साल का जो समय था साथियों, उसमें जो 20 साल पहले थे जो उस मूवमेंट में, वो इमोशनल बामसप था। लोग बाबा साहब फुले साहब के नाम से, फुले साहब के नाम तो जानते नहीं थे लोग, मैं तो गुजरात से आता हूँ, मुझे मालूम है, वहाँ तो फुले साहब को कोई वो महाराज समझते थे, जो पगड़ी लोगों ने अपना, हमने तो यहाँ तक देखा कि जरूरत पड़े लोगों ने अपना पीएफ ले लिया, अपने गहने बेच दिए, ये बच्चे को और पैसा दिया संगठन को, वो इमोशनल था। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आती गई, और पिछले 20 साल में उसमें 10 साल जो गए हमारे, हम सबको कभी बाहर से इतना खतरा नहीं हुआ जितना अंदर से हुआ। इंटरनली डैमेज इतना हुआ कि वो जो 10 साल गए उसी में लग गए। लेकिन साथियों अभी एक अच्छी बात, एक अच्छी लास्ट जो बात है मैं आपको बताऊं, कभी कभी हम लोग अपना खुद का एनालिसिस नहीं करते, आप लोगों ने इसको रिटेन कर दिया। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन बनने की प्रोसेस शुरू हो गई, अभी बना नहीं है पूरा, थोड़े बहुत किसी ने कोशिश की वो भी फेल हो गई, और आगे आपकी जिम्मेदारी है। और मेरा तो पूरा विश्वास है अब इसमें कोई भी आदमी किसी तरह का कुछ नहीं कर सकता है। ये मूवमेंट अब आगे बढ़ने वाली है, इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। दूसरा जो है साथियों, इसका आपको एनालिसिस करके एसेस करना पड़ता है। आज पूरे देश में हमारे पास 1000 कैडर तैयार है, कैडर, मैं डेलीगेट नहीं बोल रहा, 1000 कैडर तैयार हो गए पूरे देश में। और आने वाली जो ट्रेनिंग होगा, जो भी होगा, वो कैडर के लिए होगा। जिसको अभी इधर आना है उसको कैडर बनना पड़ेगा, तब इधर आ पाएगा। एक दूसरी बात, जो भी बाबा साहब ने कही वही काम है, हमने किया है। एक दूसरा जो मामला है मीडिया का, प्रेस एंड पब्लिकेशन। आज हमारे 6 पेपर चल रहे हैं विभिन्न भाषा में, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी। उसमें एक चेंजेस आया साथियों, मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि बोरकर साहब ने कोई वेंकटेश नाम का एक जर्नलिस्ट था, वो फोन गया बोरकर साहब के, आर्टिकल लिखता है, बोले भाई हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए आपके बारे में, प्रेस के बारे में। तो मेरा पोस्टिंग दिल्ली में था, बोरकर साहब ने नंबर दे दिया। तो जनरली प्रेस जर्नलिस्ट वगैरह जो है उसके लिए हमने एक प्रोफेसर संजय इंगोले, हमारे अभी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, वो प्रेस मीडिया टीवी सब वही अटेंड करते हैं, इसको आप टीवी में देख सकते होंगे। तो मैंने उनको भेज दिया, भाई आप इसको अटेंड करो। उसका इंटरव्यू लिया उन्होंने 5 बजे, वहां से इंटरव्यू लेके निकले, और 6 बजे मुझे फिर फोन आया, बोले साहब आपसे बात करना है। तो मैंने कहा हमने तो इंगोले साहब को भेजा था, बोले उनसे बात हो गया, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा वो मतलब थोड़ा कुछ और जानना चाहता है। तो मैंने कहा बताओ। उसने पहला सवाल किया मुझे, भाई आपका स्ट्रेटेजी क्या है संगठन का। मैंने कहा मैदान में जब सेनापति जाता है लड़ाई लड़ने तो स्ट्रेटेजी थोड़ी बताता है, वो अपनी फौज को डायरेक्शन देता है, इधर जाओ तुम इधर से करो है? और मैं तो दुश्मन को कैसे बताऊं स्ट्रेटेजी, मैं अपने लोगों को बता सकता हूं कम से कम। तो वो तो उसका क्वेश्चन, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे लखनऊ में एक बार स्टार टीवी के एक जो पत्रकार थी, हमने जब लखनऊ में अधिवेशन लगाया, वर्ती का नंदा, मुझे अभी भी याद है, उसने भी पूछा था ये सवाल कि आपका स्ट्रेटेजी क्या है। अब स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, रणनीति होता है, तो रणनीति तो रण में लागू होती है, बताने का मामला नहीं है उसमें। वो बोले ठीक है चलो साहब ये ठीक है। दूसरा सवाल, आपके पेपर चल रहे, बोले सब वीकली, ये जो अलग अलग भाषाओं में। उस टाइम क्या हुआ कि हमने एक पेपर डिजिटल ऑनलाइन कर दिया। हमारे वो जीवने साहब है इधर, उसको बोला भाई एक पेपर, क्योंकि जो बैठे रहते हैं रात दिन, तो उनके लिए है मेरे का ये, और वो पढ़े लिखे लोग, अगर वो पहले पढ़ेंगे तो दूसरों को बताएंगे ना, इसलिए हमने इसको किया है। उसको समझ में तो आ गया, लेकिन वो चला गया। बाद में मैंने उसको पता, उसने छापा भी है पेपर में। मैंने बोले आप जो बोल रहे वही,
मैंने कहा आपकी मीडिया जो प्रेस मीडिया उसने एक डिसीजन ले रखा, आपको नहीं मालूम है? कि हमको बम्बई में से मालूम है, बोरकर साहब को बताया जब बम्बई अधिवेशन में, भाई उनका एक डिसीजन हुआ, पॉलिसी डिसीजन, कि हम सब के बारे में कुछ भी नहीं छापना है पेपर में, एक लाइन भी नहीं, और अगर छापना है उसको तोड़ मरोड़ के। तो वो बोले कैसे? मैंने कहा देखो भाई, हमने कुरुक्षेत्र में अधिवेशन किया, आपने क्या छापा? प्राइवेट रिसोर्ट में हम सबका अधिवेशन लिया गया, प्राइवेट रिसोर्ट ऐसा छापा। इससे मैंने कहा आप छापो में बहुत अच्छा है। उसकी बात खत्म हो गई, उसकी बात। लेकिन उसको जो प्रॉब्लम था ना, हाँ, उसने एक क्वेश्चन और पूछा कि भाई ये प्रेस बेस का भी मैंने सुना है। मैंने कहा हम 3 जगह प्रेस डाल रहे हैं पूरे देश में, नागपुर, दिल्ली और राजामुंदरी। उसके बाद इंफॉर्मेशन था, इंगोले साहब ने दिया था, लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम था ना वो ऑनलाइन वाला, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में जाता है मैसेज ऑनलाइन अगर पेपर होने से। तो ये घबराए हुए ऐसा नहीं है, घबराए हैं कि लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। बोले और कोई प्रोग्राम? मैंने कहा ये तो अभी शुरुआत है भाई, हो सकता है हम चैनल भी शुरू कर दे। मैं कोई चैनल के डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको, जब दुश्मन घबराता है तो उसको और घबराना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और उसको घबरा देना चाहिए। हम क्या करते हैं हमको मालूम है। तो बाद में वो चला गया। बाद में मैंने जब उसका छप गया आर्टिकल, मैंने कहा ये आदमी कौन है? तो बोरकर साहब ने वेंकटेश बताया नाम था, लेकिन उसका पूरा नाम था वेंकटेश उपाध्याय, और बिहार का ब्राह्मण था वो। ये है एक मीडिया का जो मामला है। टाइम तो ज्यादा हो गया, लेकिन मैं आपको इसके बाद ब्रेक नहीं होगा। मेरे स्पीच के बाद 10 मिनट के लिए लोग फ्रेश होने जाएंगे, कंटिन्यूस रहेगा सेशन आधा पौना घंटा में। फिर हम लोग उसको, वो ताला खुलेगा तभी खाना मिलेगा। हाँ, कोई तकलीफ? ठीक है। एक जुडिशरी का जो मामला है, हमने सब्जेक्ट भी रखे हैं, बाकी ये लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चल रहा है देश में जुडिशरी में, तो आप लोगों ने टीवी या मैगजीन वगैरह देखा होगा, जब नए चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस पी सदाशिवम, तो उसने भी एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये SC/ST OBC जो और वीकर सेक्शन है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में होना चाहिए, और मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। कितना होगा नहीं होगा वो दूसरा मामला है, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट आज तक मैंने कोई जज का इतने सालों में पहली बार सुना। क्यों? ओबीसी का आदमी हो, उसको मालूम है कैसे क्या चलता है सिस्टम। तो इसका ये जुडिशरी से रिलेटेड एक सेमिनार मुझे अटेंड करने का मौका मिला दिल्ली में। 28 सितंबर का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो भवन है वहाँ पे, उसके सामने एक सेमिनार था, जिसका आजकल देश में बहुत चर्चा चल रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये क्या है इसके पीछे, उसके वो चर्चा, उन्होंने सेमिनार टॉपिक अलग अलग रखे थे। उसमें 2 बातें आई। जस्टिस सदाशिवम ने जो बोला उसमें कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उन्होंने डिफरेंशिएट बताया कि कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कई ऐसी बातें हैं, जैसे एजुकेशन है, फूड है, जो अभी बिल जिसके आ रहे हैं, तो एक्चुअली वो तो उस टाइम फंडामेंटल राइट्स में होने चाहिए थे। बाबा साहब ने भी उसमें रखा था शिक्षा का अधिकार, खाने का, फूड का जो है। लेकिन उस टाइम ये आर्गुमेंट दिया गया कि भाई अभी देश नया नया आजाद हुआ है, उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये बाद में इसको, तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला गया। लेकिन आज वो डेफिनेशन चेंज हो रहा है उसका। जैसे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, जैसे आपको जीने का अधिकार है, यहाँ पर बहुत सारे लीगल के लोग भी बैठे हैं, तो जैसे जीने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स है, तो जस्टिस ने और उसका क्लैरिफिकेशन किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जैसे खाने का अधिकार है, फूड का, तो अगर आदमी को खाना नहीं मिलेगा 2 टाइम और वो भूख से मर गया, तो उसका जीने का अधिकार का क्या हुआ?
तो भूख से अगर आदमी मर गया वो भी जीने का अधिकार का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का। इस तरह उन्होंने लिंक करके बताया। तो नई नई डेफिनेशन अभी आ रही है। एक दूसरा सेमिनार मैंने अटेंड किया, ये जुडिशरी में कैसे चेंज हो रहा है और हमारे लोग अगर हमारा आदमी है तो वो कैसे सोचता है। एक दूसरा सेमिनार अटेंड किया मैंने, उसमें एक सवाल पूछा, जस्टिस संघवी थे उसमें, अभी रिटायर हो गए 11/12/13 को। तो एक आगे जो हम लोग उसी में बैठे थे, एक ने सवाल पूछा कि भाई आपके ये जजमेंट कुछ लोग अलग दे रहे हैं और कुछ हमारे खिलाफ बहुत जजमेंट क्यों आ रहे हैं सब। तो उन्होंने जवाब दिया, और जस्टिस संघवी थोड़ा सोशलिस्ट टाइप है, उसका जो मतलब सोशलिस्ट। तो उसने ये बोला कि भाई ये जो जजमेंट में जो अलग अलग आ रहा है उसके पीछे क्या है कि उसका बैकग्राउंड होता है। वो जज का जो सोशल बैकग्राउंड है उसके माइंड में रहता है। संविधान में कुछ भी लिखा है लेकिन वो इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से करता है। फिर उसने एक बात और बताई, उसने ऐसा क्यों हो रहा है, बोले कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं बोले जजेस, उसमें दो तरह के हैव एंड हैव नॉट्स। और बोले ये हैव वाले ज्यादा है अभी और हैव नॉट्स वाले नहीं है। जब हैव नॉट्स वाले आ जाएंगे ज्यादा तो फिर आपका जजमेंट उसी तरह से आएंगे। ये उसने सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोला, क्योंकि ये तो ये नहीं बोल सकता कि उधर ब्राह्मण मनिया लोग बैठे हैं और मूल निवासी कम है, ये तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो जज है उसका। तो इसने ये मतलब ये रियलिटी उसने बताया, भले उसने एक्सेप्ट तो किया जो भी है। तो ये दो बातें वो सेमिनार में मैं नहीं जा रहा था, गौर साहब ने मुझे बोला स्पेसिफिक उसको अटेंड करो, बोले उसमें कुछ ना कुछ है। उससे क्या, मैं बुकलेट लाया हूँ बड़ा, उसमें काफी मटेरियल है। और मतलब इससे हमको पता चलेगा हमारे लिए क्या कर रहे लोग, क्या स्कीम बना रहे हैं। इवन जुडिशरी का भी यूज होता है, आपको मालूम होना चाहिए, जुडिशरी का भी यूज होता है हमारे खिलाफ। तो इस तरह से वो चल रहा है कुछ ना कुछ। लास्ट में साथियों ये ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बता के मैं अपनी बात, एक तो बाबा साहब का ही था ये सपना जो पूरा नहीं हुआ, हम लोगों ने हाथ में लिया है। अभी शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसका प्रोसेस शुरू हुआ है। 29 फरवरी को जब इधर खापड़े साहब का स्मृति दिवस था तो एक फंक्शन हमने यहाँ रखा था और मैंने फावड़ा मारा, इधर मराठी में फावड़ा बोलते हैं, हाँ एक फावड़ा मारा था, बस इतना से शुरू हुआ था। अभी 1 साल हो गया है, 1 साल होने वाला है। और इधर आप लोगों ने देखा 1 साल में जब बड़ौदा का अधिवेशन नहीं होगा मटेरियल, तो हमने डिसाइड किया नागपुर। तो नागपुर इसलिए किया कि भाई इस भवन का हम लोग इनॉग्रेशन कर देंगे। तो इधर तो ये लोग देख रहे थे, बोरकर साहब भी देख रहे थे, ज्यादातर चेयरमैन बोले भाई होगा नहीं, पूरा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा जितना होगा वो कर देंगे और कमी रहेगी तो लोगों को बोल देंगे इतना कम है भाई, पूरा कर दो आप लोग इधर आए तो। लेकिन वो रात दिन लग के आप लोगों के कोऑपरेशन से ये सब ठीक ठाक हो गया है। थोड़ा बहुत कमी होगी, वो फिनिशिंग वगैरह अभी बाद में हो जाएगा। तो जहाँ तक इंस्टीट्यूट की बात है, तो खापड़े साहब तो हमेशा कहते थे कि जब तक आप कॉम्पिटेंट और सिंसियर मतलब ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स आप जब तक जनरेट नहीं करेंगे आपका मूवमेंट नहीं चलने वाला है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए इसने हमने इसको, और एक तो बाबा साहब का था। तो इसी एक बात और मुझे ध्यान में, एक बार जब 99 में हम लोग पटना में अधिवेशन, खापड़े साहब का लास्ट अधिवेशन था वो, तो रात को हम डिस्कस कर रहे थे, मैं खापड़े साहब दीना भाना भी थे उसमें, क्योंकि मैं उस वक्त चेयरमैन हुआ करता था जनरल बॉडी का। तो हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे थे, तो इसका चर्चा है इंस्टीट्यूशन का। तो खापड़े साहब ने बताया उस टाइम, देखिए जो बात फैक्ट है वो बतानी चाहिए, चाहे किसी से भी रिलेटेड है या नहीं है, हाँ। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जब हम शुरू किया तो कांशीराम से हमने कुछ नहीं सीखा, बोले अम्बेडकर के बाद हमने कांशीराम से नहीं सीखा, हमने उसको सिखाया। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई जो हमारे दिमाग में नहीं आई थी कि भाई इस समाज का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। बस इसी बात के ऊपर हमने उसको साथ दिया। बाद में वो गाड़ी पटरी से उतर गई, वो दूसरा मामला है। लेकिन ये बात उस टाइम बताई थी, अभी मुझे याद है
तो इसको भी ध्यान में रख के हमने साथ साथ इसको इंस्टीट्यूशन की तरफ पिछले 10 साल से मामला चल रहा, धीरे धीरे बन रहा है। अभी ये पहले वो ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, मतलब आपको दिखेगा नहीं, अभी दिखना शुरू हो गया। अगली बार अगर आप आएंगे यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, इधर एक दूसरा बिल्डिंग मिल जाएगा। ये हॉस्टल बिल्डिंग का जगह है, पंडाल कहीं और लगाना पड़ेगा साथियों। एक बात और भी ध्यान रखना, अभी मेरा क्योंकि ट्रस्ट में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जब बिल्डिंग बनाना बहुत इजी है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। ये आप लोगों ने बनाया है, ये समाज का ही है। अगर कल को कोई आके बोलता है कि मेरा है, तो क्या आप क्या करोगे आप लोग उसको? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको बचाना, संभालना, और जो मेरा बोलता है उसको यहीं दफना देना है, उसके लिए फ्री जगह दे देंगे हम लोग। और पिछली जो जनरल बॉडी में हमारी महिलाओं ने भी कोई डिमांड रखी थी कि भाई महिलाओं का भी कोई सेशन होना चाहिए, तो उनके लिए भी हमने एक सेशन रखा है। अभी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि 4 दिन का आपका ट्रेनिंग है, इधर से 5 किताबें पब्लिश होगी, वो भी पढ़ना है आपको, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं डालते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवास।